हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी इस पर्टिकुलर चैनल पर, जो कि अनअकैडमी का इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी का ही चैनल है। ये एक लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, जहां पर एमपीपीएससी, एमपी टेट, एमपीएसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती है। तो आप सभी का स्वागत है। 11 बजे का ये सेशन इंडियन इकोनॉमी का सेशन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग सब कुछ प्लस प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पर हम लोग 11 बजे करते हैं, बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दूं कि कल हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पहला सेशन लिया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जो एमपीपीएससी के प्री में 2020 के नए पैटर्न के अनुसार जो पूछे जाने की बेहद संभावना है। और आज मैं उसी का दूसरा सेट लेकर के आया हूं आप सभी के सामने, जो कि बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए प्रैक्टिस करना। हम लोगों ने थ्योरी बीच पढ़ते रहते हैं, थ्योरी के साथ साथ बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलते हैं, और प्लस बीच बीच में आंसर राइटिंग भी। तो आज ये थ्योरी, आज प्रैक्टिस सेशन है, और कल हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि आप अनअकैडमी के ये जो टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उनसे सभी से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कर लें, जो बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, बहुत ही जरूरी, फायदेमंद होगा। और ये पूरी की पूरी टीम है हमारी, जो कि आपको हेल्प करती है, आपके सहायता के गाइड के रूप में कार्य करती है। हमारे जो अन्य यूट्यूब के चैनल हैं, उसमें से लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स यूट्यूब का चैनल, अभियान और एमपी 360, इनसे जरूर आप जुड़े, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इन टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। सभी प्रकार की क्लासेस की लिंक आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही साथ यदि आपको बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉल कर लें। क्यों? क्योंकि इससे आपको 3000 से ऊपर कोर्सेस आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्राप्त होने वाले हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और गूगल प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है। और आपको बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर हंड्रेड्स ऑफ फ्री क्लासेस आर वेटिंग टू यू, हंड्रेड्स ऑफ फ्री क्लासेस। और साथ ही साथ फ्री क्लासेस के साथ साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप एक कंप्लीट तैयारी का आपका एक प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले कि फ्री क्लासेस कैसे ज्वाइन करेंगे? किसी भी एजुकेटर की फ्री क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोड का प्रयोग करके, PANDEY पांडे कोड का प्रयोग करें। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, किसी भी एजुकेटर की फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्लस की क्लासेस जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और ये प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको देता है कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट बैच, और साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड क्विजेज, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सब कुछ मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और ये सब्सक्रिप्शन किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है। एमपीपीएससी प्री वेट कर रहा है आपका, एमपीपीएससी प्री मेंस 2019 का वेट कर रहा है, नए बैचेज लॉन्च हो रहे हैं। किसी भी एक ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को आसान बनाइए। किसी भी एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको बता दूं 10% का छूट का लाभ भी उठाइए। मेरा कोड यूज कीजिए PANDEY पांडे, हैव रेफरल कोड की जगह आप टाइप कर दीजिए PANDY, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए, 6 महीने के लिए मात्र 6,480 रुपए, 24 मंथ्स के लिए मात्र 11,520 रुपए। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। EMI की सुविधा भी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6 मंथ्स एंड मोर देन 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में, तो इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। और मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए नीरज पांडे, और सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। और मेरी फ्री क्लासेस डेली आप देख सकते हैं, जितनी भी हो चुकी हैं और जितनी लाइव डेली आती हैं। सुबह 9 बजे से पॉलिटी की क्लास, शाम को 5 बजे से MPGK की क्लास, और रात में 8:30 बजे से MPPSC की टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। इन क्लासेस को ज्वाइन करना आप ना भूलें, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम रहेंगे आप सभी। वेट आपका शाम को 5 बजे आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर MPGK की क्लास। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रैक्टिस सेशन। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। नए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी, इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न भी आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण हो गए, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा
कि पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, है ना, और ये 11 बजे से हम लोग पढ़ते भी हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है जब हम लोगों ने नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का टॉपिक लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जीएनपी और एनएनपी, निम्नलिखित में से क्या जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर को स्पष्ट करता है? जीएनपी और एनएनपी के अंतर को क्या स्पष्ट करता है? ये जी और एन, और ये जी और एन का माइनस होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसे हिंदी में मूल्यह्रास कहा जाता है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि मूल्यह्रास, कुल में यदि मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को, टूटन फूटन को यदि कम कर दिया जाए तो हमें नेट इनकम प्राप्त होती है, नेट इनकम। तो ये नेट इनकम मूल्यह्रास को माइनस करने पर प्राप्त होती है, इसका आंसर होगा ए, मूल्यह्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बीच में डिस्कस किया था, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपको बता दूं, राष्ट्र की संपत्ति दो बार प्रमुख रूप से 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है 1969 में, तो राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन जो बैंक का किया गया था 1969 में, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग है इंग्लिश में, ऑप्शन इनको ले लीजिएगा काउंट। ये आंसर होगा इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, उत्पाद शुल्क वसूला जाता है, एक्साइज ड्यूटी इज लेवीड ऑन। उत्पाद शुल्क किस पर वसूला जाता है? वस्तुओं के आयात पर, या वस्तुओं के निर्यात पर, या वस्तुओं के उत्पाद पर, उत्पादन पर, या वस्तुओं की बिक्री पर? मीन्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स, किसके मीन्स किस पर ये जो है उत्पाद शुल्क वसूला जाता है? किस पर ये उत्पाद शुल्क वसूला जाता है? प्लीज वेट करेंगे, प्लीज वेट।
यस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए, क्वेश्चन ये है कि उत्पाद शुल्क किस पर वसूला जाता है, तो इसका आंसर होगा वस्तुओं के उत्पाद पर। वस्तुओं के उत्पाद पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसको सॉर्ट आउट करना पड़ गया, है ना। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आप लोगों को वेट करना पड़ा। चलिए, उत्पाद शुल्क वसूला जाता है तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आंसर होगा इसका सी। वस्तुओं को जब उत्पादन किया जाता है तो वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगाया जाता है उसी को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन द ईयर। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? तो आंसर होगा, आपको बता दूं कि आरबीआई एक्ट के तहत, कल हम लोगों ने शायद इसको डिस्कस किया था कुछ, आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ? 1934 में। स्टेब्लिश कब किया गया? 1935 में आरबीआई को। लेकिन इसको नेशनलाइज कब किया गया? तो आपको बता दूं, आरबीआई का एक अधिनियम पारित हुआ था जिसे कहा जाता है आरबीआई रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आंसर होगा इसका 1949 में आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का नहीं, एशिया का, सॉरी फॉर दोज वर्ड्स, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, 1875। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आंसर होगा इसका ए, 1875, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मैंने अपनी क्लासेस में कई बार इस चीज को डिस्कस किया है। ऐसे ही फैक्ट्स आपके बनते हैं प्री में, तो आपको छोटी छोटी चीजें जो मैं कहता हूं, जब पॉइंट आउट करता हूं, तो उनको ध्यान से आप लोग सुना करिए। अर्थशास्त्र का जनक 1776 में, जब मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको बताई थी, तब मैंने बताया था कि 1776 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उस बुक को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि एडम स्मिथ, और यहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, वास्तव में एक अलग स्ट्रीम के रूप में, और इसीलिए इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? तो आंसर होगा, हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले हरित क्रांति के पिता जो थे नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जब हमारी चल रही थी उस समय, या उसके बाद कह सकते हैं तुरंत ही, 1965-66 1965-66 में ये आपकी हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसका आंसर होगा बी, 1965-66 मींस मिड 60s में, मिड 60s, मिड 70s कह सकते हैं, क्योंकि मिड 60s आपका 50 to 60 आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है आपका, कौन सा वर्ष भुगतान संतुलन की समस्या के लिए जाना जाता है? विच ईयर इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भुगतान संतुलन के बाद ही, मीन्स भुगतान संतुलन की समस्या हमारे यहाँ पर क्रिएट हुई थी। उसी के बाद तो हम लोगों ने आर्थिक रिफॉर्म्स किए थे, मीन्स आर्थिक सुधार किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आंसर इसका होगा 1991, 1991। इसी समय जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, इसी समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मींस इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1991, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच? आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो इसका आंसर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका आंसर ली आयोग की सिफारिश पर या एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर
कमीशन की या हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर या नेहरू आयोग की? इसका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। 1934 के अधिनियम के अनुसार 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आंसर होगा इसका सी, हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई को स्थापित किया गया था। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर कब स्थापित किया गया था? 1935 में। 1935 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार के, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एमपीपीएससी की तैयारी के लिए। साथ ही साथ दूसरे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? हु पब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? इसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति को आरबीआई, मुद्रा से संबंधित है, करेंसी से संबंधित आरबीआई, और इसके पैसा कहां होता है? बैंक के पास, ऑब्वियसली। तो आप इस लॉजिक से आप थोड़ा सा भी लगा सकते हैं यदि आपको याद नहीं रहता है। और राजकोषीय नीति, राजा कौन है? राजा के कोष कहां है? राजा का खजाना वित्त मंत्रालय के पास। तो यहां पर आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका आरबीआई, लेकिन राजकोषीय नीति पूछा जाता तो आंसर होगा उसका फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11th क्वेश्चन, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर एट प्रेजेंट? वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा, कल भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन कल दूसरा क्वेश्चन था, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? आज क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा इसका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। 11 आपके राष्ट्रीयकृत बैंक जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक आपका एसबीआई समूह, एसबीआई। तो आपका कितने हो गए? मींस 11 + 1 = 12 राष्ट्रीय अभी वर्तमान में सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 12th क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? When the regional rural banks first established? शायद ये क्वेश्चन कल भी था। तो इसका स्थापना 1975 में हुई थी पहली बार। 2 अक्टूबर 1975 को 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दूं, एनपीए दैट मींस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसका फुल फॉर्म है। मींस इन हिंदी में कहा जाता है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, हिंदी में कहा जाता है इसको। ठीक है, एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका आंसर इस पर नहीं है, दैट मींस एबीसीडी में कहीं पे नहीं है, दैट मींस इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण, डेली न्यूज पेपर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु वित्तीय बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश कितना आवश्यक होता है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक भी हम ले लेते हैं, भुगतान बैंक जिन्हें कहा जाता है। डिफरेंशियल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया था ना, वर्गीकृत बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, उसमें से आपको बताना है यहाँ पर जो वर्गीकृत बैंक थे उसमें से एक आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक भी था। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपका था मींस लघु वित्तीय बैंक, उसके नया बैंक खोलने के लिए लघु वित्तीय बैंक कितने करोड़ पूंजी की आवश्यकता होती? तो आंसर होगा 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन का सुझाव दिया था? मौद्रिक नीति समिति, पहले जो मौद्रिक नीति जारी की जाती थी, पहले भी आरबीआई के द्वारा, अभी भी आरबीआई के द्वारा, लेकिन पहले मौद्रिक नीति समिति नहीं होती थी। एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी, तकनीकी सलाहकारी परिषद होती थी, और वो तकनीकी सलाहकारी परिषद आरबीआई गवर्नर को सलाह देती थी। आरबीआई गवर्नर को मानना हो या ना मानना हो, आरबीआई गवर्नर अपने अनुसार भी मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर सकता था। लेकिन 2016 में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको सजेस्ट किया था उर्जित पटेल ने पहली बार। तो आंसर होगा इसका बी, उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बननी चाहिए, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है क्या जारी करे? मॉनेटरी पॉलिसी जारी करे, मौद्रिक नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैंक नगद आरक्षित अनुपात के रूप में क्या रखते हैं? बैंक्स कीप द कैश रिजर्व रेशो इन द फॉर्म ऑफ, नगद आरक्षित के रूप के आरक्षित अनुपात के रूप में बैंक क्या रखते हैं? कल हम लोगों ने एसएलआर डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, लेकिन अपने पास कैश हो या सिक्योरिटी हो या गोल्ड हो, लेकिन यहां पर जो कैश रिजर्व रेशो होता है, नगद आरक्षित अनुपात, इसमें कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। डिपॉजिट्स इन आरबीआई, आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसमें कोई ब्याज भी इंटरेस्ट भी आरबीआई पे नहीं करता है बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन, अनुचित व्यापार प्रथाओं में क्या शामिल है, कौन सा अधिनियम? तो आंसर होगा इसका मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? When the first industrial policy was introduced, भारत में जो पहली औद्योगिक नीति थी, वो पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहली औद्योगिक नीति बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी आपका 1948 में, 1948 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई थी वो 1948 में बनाई गई थी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29th क्वेश्चन, आयात कोटा क्या है? इंपोर्ट कोटा, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप लोगों ने सुना होगा ना। कोटा एक, जब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, आयात शुल्क वगैरह, तो वो टैरिफ बैरियर्स है, लेकिन जहां पर कोटा फिक्स करते हैं वो क्या है? गैर नॉन टैरिफ बैरियर, जहां पर मिस शुल्क वगैरह टैक्स वगैरह नहीं है, बल्कि दूसरे रूप से, दूसरे तरीके से जो है आयात को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है, आयात को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो आंसर इसका होगा नॉन टैरिफ बैरियर्स, दैट मींस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982 को एआरडीसी ने समाहित किया हो गया। 12 जुलाई 1982 को एआरडीसी किसके साथ कोलैबोरेट हो गया? तो आंसर होगा इसका नाबार्ड के साथ। नाबार्ड के साथ आरबीआई की एक विंग हुआ करती थी, जो कि शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 12 जुलाई 1982 को ये नाबार्ड में समाहित हो गया। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? Which among the following sponsors regional rural banks? रीजनल रूरल बैंक्स को प्रमोट कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स ही इनको प्रमोट करते हैं, हालांकि उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी रोल होता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो वाणिज्यिक बैंक का होता है। आंसर होगा इसका ए, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, 20 पॉइंट प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? टीपीपी जिसे कहा जाता है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, विशेष लक्ष्य के रूप में। इसका आंसर होगा 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 20 पॉइंट प्रोग्राम ये एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी किसका कुल मूल्य होता है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी किसका कुल मूल्य होता है? जीडीपी किसका कुल मूल्य होता है? इसका आंसर होगा, जीडीपी किसका कुल मूल्य होता है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इसका अंतिम जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, उसी को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आंसर होगा इसका फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि कब शुरुआत की गई थी। इसका आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉग। ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी, इसका आंसर नॉर्मल बोरलॉग नहीं होगा, इसका आंसर होगा
इसका आंसर जो होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत के संदर्भ में पूछा गया है, भारत के संदर्भ में। इन इंडिया, यदि ओवरऑल से भारत नहीं लिखा होता तो फिर नॉर्मल वो लॉग हो जाता, लेकिन इंडिया के लिए पूछा गया तो इसका आंसर होगा बी, MS स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, IMF का मतलब क्या है? IMF स्टैंड्स फॉर, IMF का मतलब क्या है? IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका आंसर होगा IMF, मींस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका आंसर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन रहा। बीच बीच में हम इस प्रकार के प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कराते रहेंगे, बीच बीच में आंसर राइटिंग भी आप जरूर डेली 11 बजे से ज्वाइन कीजिएगा। कल से पुनः हम रिस्टार्ट करेंगे थ्योरी पोर्शन। ठीक है, थ्योरी पोर्शन तो आप सभी लोग 11 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। फ्री क्लासेस आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ इस कोड का यूज करके, PANDEY मेरा कोड है। इस कोड का यूज करके मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से पॉलिटी की क्लास, कंप्लीट पॉलिटी की क्लास सुबह 9 बजे से, शाम को 5 बजे से MP GK की क्लास और रात में 8:30 बजे से MPPSC की टेस्ट। सभी सेशन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, बाइलिंगुअल सभी सेशन मिलेंगे। स्वागत रहेगा आप सभी का। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अनअकैडमी का प्लस आपके लिए एक बेहतरीन सफलता का बिंदु हो सकता है, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस के माध्यम से मात्र 7,920 रुपए में आपको MPPSC प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग, MPP व्यापम के सभी एग्जाम्स एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा है और बेहतर अनलिमिटेड वे में तैयारी। कोई 2 घंटे 3 घंटे नहीं, आपके पास अनलिमिटेड जितनी आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को जितनी नजदीक ला सकते हैं। करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रैक्टिस टेस्ट, आंसर राइटिंग, अनलिमिटेड वे में सब कुछ मात्र सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ये कोड यूज कीजिए, PANDEY पांडे मेरा कोड है। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। और किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आपको ले सकते हैं, जितने भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको फ्री, आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अनलिमिटेड एक्सेस होगा। तो कोड याद रखिएगा, मेरा कोड PANDEY मेरा कोड है। मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे MP GK की क्लास में, बिल्कुल फ्री सेशन। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही कोड आपका सब्सक्रिप्शन के लिए, यही कोड आपका फ्री क्लासेस अवेल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।